हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक टॉप 100 क्वेश्चन। ये वीडियो नंबर पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 24 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। किसी कारणवश वो पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि ये सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में इसे 1 to 5 यूनिट हम इसे कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्द इस वीडियो के बाद आज ही आपको 5 यूनिट्स लेकर आपको 15th यूनिट तक आपको कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएगा। 6 यूनिट से लेकर 15 यूनिट तक टॉप 100 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन कम आ रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई है। तो जैसे पहले का क्वेश्चन का पैटर्न था, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगा। तो जो इस बार आपके पेपर 2 में क्वेश्चन का लेवल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को रेडी किया है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि भावना में लड़ो या भागो प्रतिक्रिया मुख्य रूप से किसके सक्रियण से जुड़ा होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया होगा, जब भी खतरे के समय सहानुभूति तंत्रिका तंत्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसमें आपका दिल का गति, आपका ब्लड प्लस ये सब कुछ जो होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिससे शरीर की लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 25 आपको यूनिट 4 से टॉपिक लिया गया है, थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, जो कि क्वेश्चन है मानसिक छवियां, अवधारणाएं और भाषा को किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सोच के प्रकार, सोच के उपकरण, सोच के चरण या सोच में बाधाएं। तो मेंटल इमेज एंड कंसेप्ट एंड लैंग्वेज, ये सब कुछ आता है आपके जो आपका टूल्स ऑफ थिंकिंग होता है, सोच के उपकरण ये माने जाते हैं मेंटल इमेज, कंसेप्ट एंड लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की सोच किसी विशिष्ट समस्या को हल करने की ओर निर्देशित होती है। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं या फिर कभी भी लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, तो उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान केंद्रित होता है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टेड थिंकिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान की एक रणनीति जिसमें समाधान की गारंटी देने वाले एक चरण दर चरण प्रक्रिया शामिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिदम, सूझ या ट्रायल एंड एरर। कभी भी आप स्टेप और स्टेप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसे कहते हैं एल्गोरिदम, जो कि एक व्यवस्थित चरण और दर चरण प्रक्रिया मानी जाती है, जो एक सही समाधान तक पहुंचने की गारंटी देती है। भले ही प्रोसेस काफ़ी स्लो हो, लेकिन आप उसे फाइनल स्टेप तक पहुंच जाओगे स्टेप वाइज, उसे कहते हैं एल्गोरिदम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 मानसिक अवस्था किसका एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिदम, समस्या समाधान में एक बाधा, या ऑप्शन डी तर्क का एक प्रकार। क्वेश्चन पूछा गया है मेंटल सेट इन एग्जाम्पल ऑफ। याद रखिएगा, एक मानसिक अवस्था तब होती है जब लोग पिछली समस्या रणनीतियों पर अटक जाते हैं, भले उनका कोई भी सरल समाधान मौजूद ना हो, लेकिन किसी एक चीज पर अटक जाना या बैरियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 रचनात्मक का वो चरण जिसमें समस्या का अवचेतन प्रसंस्करण शामिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नवीन और मूल्यवान विचार उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? बुद्धि, क्रिएटिविटी, सूझ या तर्क? कभी भी आप प्रोड्यूस करते हो नोबल एंड वैल्यूएबल आइडिया, उसे कहा जाता है क्रिएटिविटी। जब कुछ नए विचार आप उत्पन्न करते हो, कुछ मौलिक उपयोगी उत्पादन शामिल होता है, उसे कहते हैं क्रिएटिविटी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुबुद्धि के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? देखो, ये क्वेश्चन और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत से हमेशा, चाहे 23-24 का स्टेट हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक, बहुबुद्धि सिद्धांत से हमेशा आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है, और इस बार भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप इसके लिए तैयार रहना। और आपको पता होगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर दिया था, जिन्होंने पहले 8 आपको बुद्धि के सिद्धांत बताए थे, बाद में 9 उन्होंने शामिल किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टोटल सी इसका राइट आंसर होगा। और बुद्धि के बहुबुद्धि के सिद्धांत कितने टोटल? आपके 9 है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्धि में जी फैक्टर को किसने प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है थर्स्टन, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या विनय। क्वेश्चन को यहाँ पर 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला, जी फैक्टर किसने प्रस्तावित किया था? ये भी पूछा जा सकता है कि एस फैक्टर किसने प्रस्तावित किया था? एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी एस फैक्टर किसने प्रस्तावित किया था? तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, आपका आंसर एक ही होगा, स्पीयरमैन, जिन्होंने 2 कारक प्रस्तावित किए थे, जिसे हम हिंदी में सामान्य बुद्धि कारक कहते हैं और इंग्लिश में जनरल नॉलेज, और एक होता है विशिष्ट बुद्धि कारक, मतलब स्पेसिफिक। तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग की बुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके शामिल नहीं करता है? जो आपको पता होगा, स्टर्नबर्ग का आपका सिद्धांत माना जाता है। इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि त्रिबुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, एनालिटिकल, ठीक है, प्लस आपका क्रिएटिविटी, और आपका जो हो गया एनालिटिकल हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, और आपका प्रैक्टिकल हो गया। ये 3 आपके स्टर्नबर्ग के त्रिबुद्धि सिद्धांत में शामिल है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो आपका शामिल नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक बात यहाँ से और पूछा जा सकता है कि भावनात्मक बुद्धि को किसने लोकप्रिय बनाया? मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को किसने लोकप्रिय बनाया, किसने इसको शामिल किया? तो नाम याद रखिएगा, गोलमैन। गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धि को काफ़ी लोकप्रिय बनाया था, लेकिन स्टर्नबर्ग का सिद्धांत के अंदर ये नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नॉट इंक्लूड पूछा था। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और उनके प्रयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 34 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? किसी भी हम इंसान को भावनाओं को समझते हैं, उनकी प्रबंधित करने उपयोगी क्षमता को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हम खुद की और दूसरों की फीलिंग को पहचानते हैं, उन्हें समझते हैं और उन्हें प्रबंधित करने उपयोग करने की क्षमता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके यूनिट 5 से है, पर्सनालिटी एंड स्ट्रेस। आपको बताना है कि पर्सनालिटी का जो व्यक्तित्व का विशेषता क्या होता है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36, आपको बताना है कि व्यक्तित्व का वो दृष्टिकोण जो लोगों को विशिष्ट प्रकारों जैसे कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी में क्लासिफाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को भी काफ़ी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट किसने इसे क्लासिफाई किया था?
तो ऑप्शन को पढ़िए और किस सिद्धांत में आपको देखने को मिलता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, टाइप अप्रोच। क्वेश्चन यहाँ से 2-3 और बन सकते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में कौन बात करते हैं, तो याद रखिएगा कॉल जुंग जो है आपके इसके बारे में बात करते हैं। हिपोक्रेट्स के सिद्धांत के अंदर ये आता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपको बताना है कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एक क्या है। क्वेश्चन जो 37 है, 2023 जब स्टेट एग्जाम हुआ था वहाँ पर टेट का फुल फॉर्म पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो हो सकता है कि इस बार भी दिखने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आप टेट का फुल फॉर्म भी याद रखना कि टेट का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा टेट एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जहाँ पर कितने भी विषय होते हैं उसके स्पष्ट चित्रों की व्याख्या करता है, जिनसे उनकी अवचेतन इमोशन, उनकी नीड और उनके संघर्षों को पता चलता है। तो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का वो घटक जो यथार्थ सिद्धांत पर काम करता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन ईद, ईगो, सुपर ईगो या अनकॉन्शियस। तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्राइड का सिद्धांत जो ईगो है वो आपकी वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि ईद और सुपर ईगो मध्यस्थता करके व्यवहारिक और स्वीकार्य तरीके से ईद की इच्छाओं को संतुष्ट करने के प्रयास करते हैं। लेकिन क्वेश्चन 38 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया भी होगा वीक 5 पर्सनालिटी में कौन कौन से नाम आते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। बात की जाए वीक 5 लक्षण के बारे में तो कौन कौन सा होता है। पहला होता है खुलापन, सेकेंड होता है कर्तव्यनिष्ठा, थर्ड हो जाएगा भय मूर्खता, चौथा हो जाएगा सहमतता और पांचवा हो जाएगा विविधता। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके सामने दिख गए जो कि बिग 5 पर्सनालिटी के अंदर आते हैं, लेकिन मनोविकृति आपका बिग 5 ट्रेड्स के अंदर नहीं आता, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास में मुख्य अवधारणा क्या है। क्वेश्चन 40 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। ऑप्शन नंबर सी। तनाव को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए को जो स्ट्रेस है उसे कैसे बेहतरीन तरीके से डिफाइन हम कर सकते हैं। देखो स्ट्रेस दो तरीके से हो सकता है, एक होता है अच्छा और दूसरा होता है बुरा। बहुत बार हम ऐसा स्ट्रेस लेकर बैठते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। बहुत लोग टेंशन लेकर बैठ जाते हैं नेगेटिव, जो कि आपके शरीर को किसी भी मांग की प्रक्रिया को रद्द करता है। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको नौकरी लेनी है, ये सब आपके पॉजिटिव स्ट्रेस है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये सब आपके लिए नेगेटिव स्ट्रेस है। तो आपके लिए स्ट्रेस जो होता है एक तनाव की व्यापक परिभाषा है, जो अच्छे और दोनों बुरे प्रकार के तनाव में शामिल हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम जिसे जीएस को किसने प्रस्तावित किया था। यहाँ पर जीएस का फुल फॉर्म भी आप याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जीएस को फुल फॉर्म क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जीएस को किसने प्रस्तावित किया था। वाल्टर कैनन, हंस, रिचर्ड या अब्राहम मैस्लो। तो याद रखिएगा जीएस को प्रस्तावित करने वाले हंस सैलियत थे। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने तीन चरणीय अनुक्रिया को शामिल किया था। पहला अलार्म, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा क्षय। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम का पहला चरण कौन सा है।
तो मैंने आपको जस्ट बताया था, इन्होंने 3 अनुक्रिया चरणीय बताए थे। पहला अलार्म, ठीक है, अलार्म किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड था प्रतिरोध, प्रतिरोध आपका सेकंड स्टेज है, प्लस जो थर्ड है वो है आपका 6 चरण जो कि थर्ड स्टेज है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड थर्ड सिंड्रोम का पूछ ले कि सेकेंड सिंड्रोम कौन सा होता है जीएस का, तो याद रखिएगा प्रतिरोध होता है। अगर थर्ड चरण पूछ ले तो आपका 6 चरण होता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना या आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 44, लाजरस के अनुसार तनाव मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव अप्रेजल। मैंने मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है, जो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्या केंद्रित समाधान की एक रणनीति कौन सी है? ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। फिर से मतलब यूनिट 5 हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक कवर कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी हमने 45 क्वेश्चन देखे, जो भी मेजर क्वेश्चन थे, वो अभी हमने कंप्लीट किए। इस फिर से हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक और इसके बारे में डीप क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जो कि क्वेश्चन 46 से स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, अवैज्ञानिक विधि जो कि कारण प्रभाव संबंधों के निर्धारण को अनुमति देता है, उसे हम क्या कहते हैं? कभी भी अगर किसी भी चीज़ में किसी भी आपके साइंटिफिक मेथड में डिटर्मिनेशन करें, उसको इफेक्ट रिलेशनशिप किया जाए, तो इसका राइट आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल। कभी भी किसी भी साइंटिफिक मेथड में हम डीप रिसर्च करते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा केस स्टडी। लेकिन 46 में आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डीप रिसर्च के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में डीप रिसर्च की बात की जाती, तो आपका राइट आंसर ई होता, केस स्टडी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में वो चर जिसमें शोधकर्ता द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखिएगा, स्वतंत्र वो चर होता है जहाँ पर शोधकर्ता प्रयोग में मैनिपुलेट करता है ताकि इसका प्रभाव आप पे देखा जा सके, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, अनुभूति का गेस्टाल्ट सिद्धांत जो कहता है कि हम निकटवर्ती आकृतियों को एक साथ समूहित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन 48 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और बहुत लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गहराई बोध के लिए एक दिनेत्रीय संकेत है? बाइक किलोमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके टीआई 2 में। तो हो सकता है कि इस पर बिहार स्टेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखना, जो रेटिनल होता है एक द्विनेत्री संकेत होता है, क्योंकि ये दोनों आंखों के जो आपके रेटिना होते हैं, उन पे पड़ने वाले जितने भी आपके प्रतिबिंब होते हैं, सिर्फ मामूली अंतर पर निर्भर करता है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु को उसी दिशा में जारी रहने के रूप में देखने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोफोस्फोरिक गति, प्रेरित गति। ऑप्शन नंबर सी है ऑटोकाइनेटिक प्रभाव या अच्छी नियंत्रणता। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र एक शोरगुल वाली कक्षा में शिक्षक की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है, ये किसका उदाहरण है?
मतलब आपने देखा होगा क्लास में बहुत सारे बच्चे हल्ला शोर होता है, लेकिन एक टीचर जब कुछ पढ़ा रहा होता है तो एक बच्चा का ध्यान उनकी आवाज़ पर केंद्रित होता है, तो उससे हम किसका उदाहरण मानेंगे, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन, जहाँ पर एक कॉकटेल पार्टी इफेक्ट होते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति किसी एक उद्दीपक पे उसका ध्यान केंद्रित होता है, जैसे कि यहाँ पर टीचर की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण विधि की मुख्य सीमा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सक्रिय अनुबंधन में नकारात्मक रिफोर्समेंट का एक अनुक्रिया की संभावना क्या है? पहला ऑप्शन है घटता है, या ऑप्शन नंबर बी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बढ़ता है या समाप्त करता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप नेगेटिव रिफोर्समेंट, एक प्रतिकूल स्टिमुलस को हटाकर एक अनुक्रिया की संभावना करते हो, तो आपका जो कंडीशन होता है आपका रिफोर्समेंट का, वो आपका बढ़ता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या का अचानक समाधान, जिसे अक्सर क्षण कहा जाता है, किस अधिगम सिद्धांत के केंद्र में है? देखो, कभी भी क्वेश्चन आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, जब क्वेश्चन आप देखते हो और उसका सॉल्यूशन आपके सामने अचानक से आ जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा कि आपने देखा और आपको लगता है काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको सडनली इसका आंसर आपको सामने दिख जाता है, तब उस टाइम आप उसे मतलब पार्टी इंजॉय करते हो, जिससे आप आता है ओएमजी या आहा। ये सब आपके इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत माना जाता है, जो कि शुद्ध अधिगम कहा जाता है। इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत आपके खोलर ने दिया था। इसे भी याद रखिएगा, जहाँ पर समाधान जो होता है वो काफ़ी अचानक आपके सामने आता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने की स्मृति एक किसका उदाहरण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साइकिल चलाना एक तरह का प्रक्रियात्मक स्मृति है, ऑप्शन नंबर सी। सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार स्मृति चरणों का सही क्रम क्या है? इनका सही क्रम आपको बताना है सूचना प्रसंस्करण का, और इसे याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा। सबसे पहले सेंसरी होता है, उसके बाद शॉर्ट टर्म होता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म होता है। तो बिना यहाँ पर टाइम वेस्ट किए आप आसानी से इसका आंसर बता सकते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विस्मृति का वो सिद्धांत जो कि बताता है कि अप्रयोग के कारण समस्या के साथ सूचना फीकी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? अगर आपने डीके सिद्धांत पढ़ा होगा, तो मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया भी है कि डीके सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो आपका स्मृति होता है, जो आपका मेमोरी होता है, वो ट्रेस समय के साथ कमज़ोर हो जाती है यदि उसका अभ्यास या उसका उपयोग आप नहीं करते हो। मतलब मान लो कि आपका जो मेमोरी है, अगर टाइम टू टाइम उससे जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, कोई भी चीज़ आप याद करने की कोशिश नहीं करते हो, तो आप उसे भूल जाते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डीके थ्योरी। जीभ की नोक पर घटना मुख्य रूप से किसका उदाहरण है? आपने बहुत बार ऐसी कहावत सुनी होगी, जीभ की नोक पर। तो किसका एक उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो ऐसा बहुत बार आपके साथ होगा, जो आपका मेमोरी होता है,
जब उसे आप एनकोड नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ जब आप याद करते हो और उसे आप याद नहीं कर सकते, उसे पुनः प्राप्त आप नहीं कर सकते हो, उसे कहते हैं जीभ की नोक पर घटना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। टोलमैन के प्रयोग में चूहे का वो समूह जिसने सुप्त अधिगम का प्रदर्शन किया, वो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक अभिप्रेरक है, जो कि यूनिट थर्ड से ये क्वेश्चन आपके लिया गया है। तो बात की जाए हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत के अंदर, तो हर्ट्जबर्ग के सिद्धांत में अभिप्रेरक जैसे कि उपलब्धि, मान्यता या फिर खुद का इटसेल्फ संतुष्टि पैदा करता है, जबकि सवकता कारक में वेतन, कार्य की स्थिरता, असंतोष को रोकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मोटिवेटर के अंदर पूछा गया, तो मोटिवेटर के अंदर आपका अचीवमेंट आता है, आपका मान्यता आता है और आपको खुद का इटसेल्फ आता है। जबकि बात की जाए सैलरी की, जॉब सिक्योरिटी की और वर्क कंडीशन के बारे में, तो ये सब कुछ आपके आता है स्वच्छता कारक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मोटिवेटर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत मुख्य रूप को किसने प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है क्लॉक हॉल, अब्राहम मैस्लो, विलियम जेम्स या कॉर्ट लेविन। तो याद रखना, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो क्लर्क हॉल द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। जो भी आपके फिजिकल नीड होते हैं जैसे कि भूख, प्यास, उससे उत्पन्न होने वाले जो ड्राइव्स होते हैं वो उसे कम करने के लिए इस सिद्धांत को दिया गया था, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो कि क्लॉक हॉल के द्वारा इसे दिया गया था। इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का उत्तेजना सिद्धांत हमें क्या बताता है कि लोग प्रेरित होते हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भावना का कौन सा सिद्धांत शारीरिक उत्तेजना के संज्ञानात्मक लेबलिंग की भूमिका पर जोर देता है? पहला ऑप्शन है जेम्स लैंग सिद्धांत, कैनड बर्ड सिद्धांत और ऑप्शन सी है सेक्टर सिंगर। तो तीन ऑप्शन में से कोई आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी को हम यहाँ पर स्किप करते हैं। आपको बताना है इन तीन ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, क्वेश्चन 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। जो सेक्टर सिंगर सिद्धांत है ये टू फैक्टर थ्योरी पे काम करता है। इसकी जो भावना शारीरिक उत्तेजना होती है, उस उत्तेजना के अंदर आपका संज्ञानात्मक जो लेबलिंग दोनों पर निर्भर करती है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पॉलीग्राफ या झूठ डिटेक्टर परीक्षण मुख्य रूप से क्या माप करता है? आपने देखा होगा, जो पॉलीग्राफ होते हैं, झूठ डिटेक्टर होते हैं, जो आप झूठ बोलते हो उसे पहचान कर लेते हैं। तो ये सब जो टेस्ट होते हैं उसे हम क्या मेजर करते हैं, आपको ये बताना है। तो याद रखना, जो पॉलीग्राफ आपके बॉडी में लगे रहते हैं, जो मशीन लगाया जाता है, वो कैसे पता चल सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो? तो इस हिसाब से जो पॉलीग्राफ होते हैं, जो आपकी हार्ट बीट होती है, जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है और जो आपकी स्किन का चल करता होता है, जैसे फिजिकल का जो भी आपके फिजिकल एक्टिविटी होते हैं उससे डिटेक्ट करता है, जिससे आपको पता चल सकता है कि इंसान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल भावना सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक भावना है? क्वेश्चन में पूछा गया प्राइमरी इमोशन कौन सा है इन बेसिक इमोशन थ्योरी के अंतर्गत। पहला ऑप्शन है अपराध बोध, शर्म, क्रोध या आपका गर्व।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, एंगर। अगला क्वेश्चन है, याकस डार्सन नियम किसके बीच संबंध का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखो, अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर अच्छे से कंप्लीट किया है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर याद नहीं किया, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अगर आपने कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया है, तो आप आसानी से 15 से 20 क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। लेकिन सिर्फ अगर आपने क्वेश्चन का आंसर रट्टा मारा है, तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डिट्टो 23 और 24 को मिलाकर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में देखने को मिलेगा। लेकिन कोई भी चीज़ पढ़ो, अभी तो कुछ भी एक्स्ट्रा थ्योरी मत पढ़ना। जितना क्वेश्चन इस टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और ट्राई करना, जितना क्वेश्चन आप समझ पाओगे, जितना क्वेश्चन के बारे में आप डीपली क्वेश्चन को समझ कर आंसर टेक आउट करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ या कोई भी करा रहा है या कोई भी किताब में क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, वो सेम डिटो क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ ले। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है, उसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, जो कि बहुत का आंसर बी आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वस्तुओं, घटनाओं या लोगों की एक श्रेणी का मानसिक प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अपसारी सोच सबसे अधिक निकटता से किससे जुड़ा होता है? थिंकिंग दो तरह का होता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। क्वेश्चन में पूछा गया डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, मान लो कि आपका एक क्वेश्चन का मल्टीपल सॉल्यूशन हो, तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, तो आपका नाम एक ही होगा, आप वन वर्ड में इसका आंसर दे सकते हो। अगर मैं आपसे पूछ लूँ किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप वन वर्ड में आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको किसी चीज़ का नाम, जैसे कि मैं पूछ लूँ कि इसकी क्या विशेषता है, या फिर आपके बिहार राज्य की क्या क्या विशेषता है, यहाँ पर कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप इसमें मल्टीपल, हर इंसान का अपना अपना सोच हो सकता है, अलग अलग आंसर हो सकते हैं। उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कि आपका राइट आंसर होगा क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चीज़ों के बारे में केवल उनके सामान्य कार्यों के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति जो कि समस्या समाधान में बाधा डालती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, कार्यात्मक स्थिरता। अगला क्वेश्चन, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या शामिल है? तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। एक होता है इंडक्टिव और होता है दूसरा होता है डिडक्टिव। तो ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जो एक होता है इंडक्टिव और दूसरा होता है डिडक्टिव। जो इंडक्टिव होता है, जो आपका स्पेसिफिक होता है, मतलब विशिष्ट जो होता है, जैसे कि मान लो कि उदाहरण से आपके सामान्य सिद्धांत, मतलब रूल टू एग्जाम्पल। जैसे आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, रूल टू एग्जाम्पल, उसे कहते हैं आपका इंडक्टिव। और जो एग्जाम्पल टू रूल जाए, उसे कहते हैं डिडक्टिव। रूल टू एग्जाम्पल आपको हायर क्लास में देखने को मिलता है, और जो एग्जाम्पल टू रूल होता है, वो आपको छोटे क्लासों में देखने को मिलता है। इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार एक व्यक्ति जो एक संज्ञानात्मक परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करता है और दूसरों पर भी इच्छा प्रदर्शन करने की संभावना रखता है, उसका परिणाम क्या होगा? बात कीजिए स्पीयरमैन का जी फैक्टर के बारे में, तो स्पीयरमैन ने देखा कि जो लोग एक प्रकार के कॉग्निटिव टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो दूसरों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने इसलिए इसे जी फैक्टर का नाम दिया।
इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, लुई थर्स्टन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो याद रखना, बात की जाए थर्स्टन के बारे में तो थर्स्टन ने बुद्धि के टोटल 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के बारे में बात किया था। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि थर्स्टन ने बुद्धि के कितने सिद्धांत दिए थे, तो 7 दिए थे, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गिलफर्ड की बुद्धि की संरचना SOI मॉडल बुद्धि का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करता है? SOI का फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछ ले SOI का फुल फॉर्म, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो याद रखना, गिलफर्ड का जो SOI बुद्धि का 3 आयामों में एक घन के रूप में इसे क्लासिफाई किया गया था, जो टोटल 180 माना जाता है। वो 3 जो आयाम थे कौन कौन थे? तो 5 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। इस पे काम करता है 5 जगह 30 और 30 जगह 180। टोटल अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं को सुझाव देता है आपका गिलफर्ड का मॉडल बुद्धि। तो इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेक्सलर वयस्क बुद्धि पैमाना WAIS किसके मापने के लिए डिजाइन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? मैंने जस्ट आपको 15 से 20 क्वेश्चन पहले आपको बताया भी था कि इमोशनल इंटेलिजेंस को किसने लोकप्रिय बनाया। तो गोल्डमैन ने, ठीक है, डेनियल गोल्डमैन। कब बनाया था? तो 1995 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि इसके मुख्य धारा में काफ़ी लोकप्रिय इसको बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और पूछ ले कब किया गया था? तो 1995 में आपने पुस्तक के अंदर इसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। अगला क्वेश्चन, थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट जिसे टैट बोलते हैं, उसका उपयोग किसके आकलन करने के लिए किया जाता है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, जब हम पर्सनालिटी को मेजर करते हैं तो हम टैट का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस दौरान होता है? काफ़ी विवादित क्वेश्चन है, विवादित क्वेश्चन नहीं है लेकिन विवादित टॉपिक था ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जो कि फ्राइड के अनुसार दिया गया था। तो फ्राइड के अनुसार ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस दौरान होता है, आपको ये बताना है। तो याद रखना, जब आपका 3 से 6 वर्ष में जब लड़कियों का एज होता है, ठीक है, उस दौरान आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक्टिव होता है, जो कि एक लड़कों में क्या होता है? तो लड़कों में आपका होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़कियों में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो कि एक इंटरचेंज सेक्सुअल को लेकर काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फैलिक स्टेज। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसे मुंडी, चिंतित और असुरक्षित बताया जाता है, वो बिग 5 के किस लक्षण पे उच्च अंक प्राप्त करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन, 16 PF प्रश्नावली किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल टाइम चाहे स्टेट हो चाहे BPSC, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि 16 PF किसके द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था? तो नाम याद रखना, रेवेंट कैटल। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का मानवतावादी दृष्टिकोण सबसे अधिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? सिगमंड फ्रायड, BF स्किनर, कार्ल रोजर्स या एल्बर्ट बंडूरा? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्ल रोजर्स।
अगला क्वेश्चन, स्व प्रभाकारिता की अवधारणा किस व्यक्तित्व के सिद्धांत को एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि एल्बर्ट बंदूरा द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। रुसाक इंकवॉल टेस्ट एक क्या है? ये भी क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा होगा, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना, रुसाक टेस्ट एक उपकरण है जहाँ पर विशेष स्याही के धब्बों की व्याख्या की जाती है, ये मानते हुए कि जो आपके अचेतन विचार होते हैं उन भावनाओं को प्रोजेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक। अगला क्वेश्चन, तनावकार्ता शब्द किसे संदर्भित करता है? जो स्ट्रेसियर है, जो स्ट्रेस होता है, वो किसे संदर्भित करता है, आपको ये बताना है। तो जो भी आप एक्सटर्नल टेंशन पालते हो अपने लाइफ के अंदर, जैसे कि एक बड़ी एग्जाम की टेंशन, या फिर नौकरी की समय सीमा, जो जैसे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी में कोई टाइम टेबल नहीं होता, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हो तो भी आपका कोई टाइम टेबल नहीं होता, ये सब आपके एक्सटर्नल स्ट्रेस के कारण बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शैले के जैस के अनुसार वो अवस्था जिसमें शरीर के संसाधन समाप्त हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, भावना केंद्रित समाधान एक रणनीति है जो। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाल्टर कैनन तनाव के किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? आपने नाम सुना होगा वाल्टर कैनन, जो मैंने कुछ टाइम पहले बताए थे, जो बात करते हैं फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघर्ष का वो प्रकार जिसमें दो अवांछनीय परिणामों के बीच चयन करना शामिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अवॉइडनेस। अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट, जैसे कि एक कार्य करना और एक बेरोजगार होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी तनाव का एक सकारात्मक रूप माना जाता है, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस कौन सा होता है और नेगेटिव जो स्ट्रेस कौन सा होता है? तो याद रखना, जो आपका पॉजिटिव स्ट्रेस होता है उसे कहते हैं यू स्ट्रेस। ठीक है, जो कि नाम से पता चल रहा है, यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव, जैसे कि आपका मोटिवेटर, जो आपका उत्पादक हो सकते हैं, जैसे कि शादी की तैयारी करना, नई नौकरी की तैयारी करना, ये सब कुछ आपके यू स्ट्रेस का पॉजिटिव स्ट्रेस का एग्जाम्पल माना जाता है। लेकिन डी स्ट्रेस होता है कि अगर आपको नेगेटिव स्ट्रेस है, जैसे कि आपने एग्जाम दिया नहीं और आपको पहले से डर लग रहा है कि आप एग्जाम में फेल हो जाओगे या फिर आपसे कोई काम नहीं होगा, ये सब आपके डी स्ट्रेस का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, बचाव तंत्र जिसमें अस्वीकार्य आवेगों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य गतिविधियों को चैनल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबलिमेशन। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसका नियंत्रण ब्रह्म स्थान है उसे क्या मानता है? कोई भी किसी का भी लाइफ अगर आप एक्सटर्नल बाहरी शक्तियों द्वारा इसे कंट्रोल होता है, ठीक है, उसे कहते हैं आपका देयर लाइफ इज कंट्रोल बाय आउटसाइड फोर्स।
जैसे कि जूनियल रोटर द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, जहाँ पर उन्हें बताते हैं कि जो आपका कंट्रोल होता है किसी एक्सटर्नल स्थान से कंट्रोल किया जाए। ये विश्वास की कि जीवन घटनाएं जो भी होती हैं वो आपकी किस्मत और आपके संयोग से दूसरों द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, उसे कहते हैं देयर लाइफ इज नॉट कंट्रोल बाय आउटसाइड फोर्स, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का वो हिस्सा जो कि आंतरिक आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है और डिसीजन लेने के लिए मानक प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सुपर ईगो। जब आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए आदान प्रदान करते हो, उसमें आप लॉजिकल थिंकिंग लगाते हो, उसे कहते हैं आपका सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन, मिनेसोटा बहु अवस्था व्यक्तित्व सूची जिसे MMPI कहा जाता है, उसका व्यापक रूप से इसका उपयोग कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, और दृष्टिकोण जो व्यक्तित्व को स्थिर एक सेट के रूप में देखता है जिन्हें लोग समय के साथ प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ट्रेट अप्रोच। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तनाव के संदर्भ में सहनशीलता किसे संदर्भित करती है? ऑप्शन बढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 94 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, लाजरस के सिद्धांत में प्राथमिक मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, जो लाजरस का लेन देन मॉडल है उसका जो प्राथमिक मूल्यांकन होता है वो ये आकलन करता है कि किसी भी घटना के किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए क्या अर्थ होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 96, किस नौ फ्राइडियन वादी ने व्यक्तित्व विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के महत्व पर जोर दिया था? पहला ऑप्शन है कॉल जुंग, एल्फ्रेड एडलर, कॉरन हॉनी, एरिक एरिक्सन। तो नाम याद रखना। हॉनी ने फ्राइड के दृष्टिकोण को काफ़ी मतलब खारिज किया था, उनसे वो काफ़ी असहमत थे। विशेष रूप से जो मर्दांगी होती है वो ईर्ष्या और लिंग पर उनके जोर पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। मतलब सिगमंड जो फ्राइड थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मर्दांगी होती है वो ईगो और जो लिंग होता है उस पर काफ़ी जोर दिया था, जबकि कॉरन हॉर्नी का कहना था कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। इसलिए जो कॉरन हॉर्नी है वो आपके सिगमंड फ्राइड से असहमत थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गार्डन एल्पोर्ट ने अपने लिए जाने जाते हैं, मतलब गार्डन एल्पोर्ट किस लिए जाने जाते हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। हेनरी मरे अपने काम के लिए प्रसिद्ध है। तो बात कीजिए हेनरी मरे की, तो हेनरी मरे अपने टैट जो उनका प्रयोग था जो कि पर्सनालिटी पर डिपेंड होता है उनको मेजर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फ्राइडियन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की मुख्य आलोचना कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्राइड के सिद्धांत की आलोचना उनके वैज्ञानिक होने के लिए की जाती है, क्योंकि उनकी जो कंसेप्ट था जैसे कि अचेतन बचाव तंत्र उस सबको उन्होंने इग्नोर किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तनाव के संदर्भ में स्थापना करने को परिभाषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे याद रखना कि सामना करने का तात्पर्य तनावपूर्ण घटनाओं या स्थितियों के प्रबंधन के लिए संज्ञानात्मक और व्यवहारिक प्रयासों से माना जाता है।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक आपका हर एक क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है और आपको यूनिट 6 से लेकर यूनिट 15 तक इस टॉप 100 क्वेश्चन को हम शाम 7 बजे देखेंगे। यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो। डिपेंड करता है कि इस वीडियो को कितना आप लाइक और सपोर्ट करते हो, क्योंकि क्वेश्चन हमने आज का जो मेरा स्कूल का क्लास था उससे मैंने छुट्टी ली हुई है जिससे आपका क्लास कराया जा सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि आपको क्या ही कोई दिक्कत है। कोई भी कमेंट हो एग्ज़ाम रिलेटेड या फिर क्वेश्चन को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग टिप्स।